नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। कंगना का सियासी हमला जारी, कहा उद्धव तेरा घमंड टूटेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख मालवीय को हटाओ। अब गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा भारत की अर्थव्यवस्था बदतर होगी। उन्नाव रेप कांड में सीबीआई ने 4 अफसरों पर कार्रवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिलों नौकरियों में मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत किया जाए। इसके लिए सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है वो एक कारगर कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम और सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। ड्रग्स मामले में आरोपों का सामना कर रही कंगना रनौत आज मुंबई पहुंच गई। इस दौरान एयरपोर्ट पर हालात बेहद तनावपूर्ण रहे क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कंगना के आने का विरोध किया, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में नारेबाजी की। कंगना को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास पर ले जाया गया। बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद भड़की कंगना ने एक वीडियो अपलोड करके उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इससे पहले कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए कहा था कि बाबर और उसकी सेना। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं कभी गलत नहीं थी और मेरे दुश्मनों ने बार बार साबित कर दिया है कि मेरी मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके हो चुकी है। बीएमसी द्वारा लिए गए एक्शन पर संजय राउत ने कहा कि वो सरकार का एक्शन है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उधर विधान परिषद में कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस के विधायक भाई जगताप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विशेषाधिकार हनन ही नहीं है, मुंबई के साथ की गई गद्दारी है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि कंगना रनावत एक सियासी ज़ुबान बोल रही हैं और उनके पीछे एक सियासी पार्टी है, सियासी विचारधारा है, क्योंकि उनके विचार जिस तरह से आ रहे हैं और उनकी जो भाषा है वो जिस तरह से उग्र हो चुकी है और जिसमें जो सार्वजनिक संवाद का लिहाज है वो भी नहीं रखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनसे तू तड़ाक के लहजे में कंगना रनौत बात कर रही हैं। बहुत ही शर्मनाक है कि बीजेपी इस तरह की एक फिल्म अभिनेत्री को, जिसके मानसिक संतुलन का भी लोगों को अंदाज़ा है, उसको इस ढंग से समर्थन दे रही है, उनको सिक्योरिटी प्रदान कर रही है Y+ की और उसके हौसला अफजाई कर रही है। तो साफ जाहिर है कि उनकी भाषा में उनके जो अंदाज़ हैं और जो उनके विचार हैं वो सब नफरत से भरे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने बाबर और उसकी सेना कहा, आप देखिए कि बाबर का नाम का इस्तेमाल घृणा फैलाने के लिए संघ परिवार बरसों से करता आ रहा है और कंगना रनौत भी उसी जुमले को इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह से उन्होंने मुंबई को फिर से एक तरह से पाक अधिकृत कश्मीर का नाम दे दिया है और पीओके कह चुकी हैं। वो पहले भी कहा और उसके बाद विवाद बढ़ा था और अब फिर कह रहे हैं। तो जाहिर है कि वो उकसाने वाली कार्रवाई कर रही हैं, उकसाने वाली बातें कर रही हैं। और हास्यास्पद तो ये है कि शिवसेना जैसी मैच्योर पार्टी जो इतने सालों से
महाराष्ट्र की राजनीति कर रही है वो उनके जाल में फंसती जा रही है और उनको मौका दे रही है आक्रमण करने का। अन्यथा क्या ज़रूरत थी उनके घर पर बुलडोज़र चलवाने की, जबकि शरद पवार ने ठीक ही कहा है कि अनधिकृत निर्माण तो मुंबई में और भी बहुत सारे हैं। अगर अनधिकृत निर्माण का सवाल है तो आप और जगह भी बुलडोज़र चलवा सकते थे। इसी तरह से उन्हीं की भाषा में उनके साथ तू तड़ाक करना या उनके जवाब देना ये समझदार राजनीतिज्ञों का काम नहीं है। और इस तरह से आप एक तरह से इस तरह की नेताओं के अखाड़े में ही खेलने लगते हैं जहां आपकी हार निश्चित हो जाती है। और ये देखिए कि ये पूरे माहौल को जो गरमाने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र सरकार को जो डीस्टेबलाइज अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से और मीडिया की तरफ से। आप देखिए कि कंगना रनौत जिस ढंग से पेश आ रही हैं लगभग वही अंदाज अर्णब गोस्वामी का है। तो मीडिया में और फिल्म जगत में ये दो एक कैरेक्टर एक जैसे लगभग सामने आ चुके हैं और बीजेपी तो खैर इस मैदान में है ही। तो एक पूरी तरह से एक पूरा अभियान चल रहा है और इसे समझना चाहिए शिवसेना को, महाराष्ट्र सरकार को। शरद पवार जैसे पके पकाए नेता ज़रूर समझते हैं, लेकिन उनको अपनी समझदारी थोड़ा शिवसेना को फिर से भी शेयर करनी चाहिए। और इस नाहक जिस विवाद से किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा सिवाय इसके कि घृणा, नफरत और एक तरह का टकराव की स्थिति बनती जा रही है, इससे बचना चाहिए। तो साफ जाहिर है कि कंगना रनावत किसके दम पर इतना उग्र होकर आग उगल रही हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसी भी एक अभिनेत्री में इतना दम नहीं है कि अपने बल पर वो किसी राज्य की सरकार को, किसी के मुख्यमंत्री को इस तरह से चैलेंज करें और पूरे महाराष्ट्र को या मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर से तुलना करते हुए वहाँ की आवाम के गुस्से को भी आमंत्रित करें। तो बहुत स्पष्ट है कि उनके पीछे एक राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा है और उसके लिए वो काम कर रही हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है ऊपर से, केंद्र सरकार से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री से। तो उस आधार पर वो कर रही हैं और ये अन्य बेमतलब का टकराव मोल लेकर महाराष्ट्र सरकार आ बैल मुझे मार वाली बात कर रही है। अगली खबर लेते हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। स्वामी ने कहा है कि पार्टी अपने आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को गुरुवार तक हटाए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही स्वामी ने आरोप लगाया था कि मालवीय उनके खिलाफ फेक ट्वीट्स के जरिए अभियान चला रहे हैं। स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को मालवीय को हटाने के लिए समझौता प्रस्ताव दिया है। अगर मालवीय को हटाया नहीं जाता तो इसका मतलब होगा कि पार्टी मेरा बचाव नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि चूंकि पार्टी में कोई फोरम नहीं है जहां मैं कैडर की राय ले सकूं, इसलिए मुझे खुद का बचाव करना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को पहली बार अमित मालवीय पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा का आईटी सेल धोखेबाज हो चुका है। इसके कुछ सदस्य फेक आईडी के ट्वीट्स लगाकर मुझ पर निजी तौर पर हमले कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कि अगर मेरे चाहने वाले फॉलोअर्स ने जवाब में निजी हमले करने शुरू कर दिए तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे पार्टी के आईटी सेल की हरकतों के लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी कई मामलों में अपनी पार्टी के फैसलों की आलोचना करते रहे हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहे, सरकार की आलोचना करते रहे। हाल में उन्होंने अर्थव्यवस्था और जेईई नीट जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा था। तो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही बोल्ड अंदाज में अपनी बातें कहते हैं और ये उन्होंने कह दिया है। बीजेपी की आईटी सेल एक कुख्यात संस्था बन चुकी है। ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर फेक न्यूज़ का कारोबार है तो उसके 60-70% फेक न्यूज़ आईटी सेल की देन होती है। वो फर्जी नक्शे, फर्जी चित्र, फर्जी वीडियो और फर्जी खबरें फैलाने के लिए जानी जाती है। और चूंकि अमित मालवीय उसके हेड हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ भी शायद यही है, इसलिए वो न केवल विरोधी पार्टियों और विरोधी लोगों के खिलाफ ये कैंपेन चलाते हैं, बल्कि कुछ लोग अपनी ही पार्टी के जब कुछ अपनी आलोचना करते हैं पार्टी की या सरकार की तो उनके खिलाफ भी ट्रोल्स को लगा देते हैं। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी इसको भली बात समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है अपनी पार्टी को कि उन्हें
तुरंत हटाएं। और ये वैसे बीजेपी के भी हित में ही होगा कि वहाँ पर आईटी सेल का इस तरह की बदनामी के बाद अगर वहाँ इस तरह का व्यक्ति रहता है तो जाहिर है कि पार्टी की छवि भी उससे प्रभावित हो रही है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का जो अल्टीमेटम है, सरकार को बीजेपी को लपक लेना चाहिए और वहाँ पर कुछ एक ऐसे समझदार व्यक्ति को, संतुलित व्यक्ति को बैठाएं जो कि प्रोपेगेंडा का काम तो करे, वो तो उसका एजेंडा ही है, लेकिन जिसमें फेक न्यूज़ ना हो, पेड न्यूज़ ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो और इस तरह से किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कैंपेन चलाने वाले एजेंडे के साथ काम ना करे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बदहाली का जो अनुमान पहले लगाया गया था, स्थिति उससे भी बहुत बदतर होने जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कह दिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 14.8% सिकुड़ेगी। ये इस कंपनी के पहले के अनुमान से भी बुरा है। पहले इस निवेश बैंक ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 11.8% सिकुड़ेगी। इसके एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 10.5% सिकुड़ेगी। इसका मतलब है कि करीब 4% ज़्यादा का अनुमान इस संस्था ने दिया है। यह इसके पहले के अनुमान से बदतर स्थिति है। फिच रेटिंग्स ने पहले कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की जीडीपी 0 से 5% नीचे चली जाएगी। यानी फिच का अनुमान भी 2 गुने से ऊपर चला गया है और जो इसकी गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है वो भी बहुत आगे बढ़ गया है। कंपनी ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक 2020 में कहा है कि पहले ये अनुमान लगाया गया था कि सितंबर की तिमाही में स्थिति सुधरने लगेगी, पर अब ऐसा नहीं लगता। रिपोर्ट में इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि आयात, 2 पहिया वाहनों की बिक्री और कैपिटल गुड्स उत्पादन से संकेत मिलता है कि इस दौरान भी खपत नहीं बढ़ेगी। बता दें कि पिछली तिमाही में जीडीपी 29.9% सिकुड़ी थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस दौरान लाखों लोगों की नौकरियां गईं और घरेलू खपत एकदम धड़ाम से नीचे गिर गई। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि इस दौरान भारत का कारोबार पूरे G20 देशों में सबसे बुरा है। G20 में सबसे बुरा है। 20 जो दुनिया के ज़्यादा विकसित और विकासशील देशों की ये जो संस्था है, उसमें सबसे ख़राब प्रदर्शन भारत की अर्थव्यवस्था में हो रहा है। और जाहिर है कि इसके लिए केवल आप कोरोना को दोष नहीं दे सकते। जैसे दूसरे देशों में भी कोरोना था, हमारे यहाँ भी कोरोना था, लेकिन हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था ज़्यादा रसातल की तरफ गई है। उसकी वजह है कि हमारी सरकार ने बहुत बुरा काम किया है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। उसको ज़िंदा रखने, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस काम किया ही नहीं। एक फर्जी पैकेज अनाउंस किया था, उसके बाद से शांति है। राज्यों का जो बकाई राशि है वो नहीं दी है, राज्यों को तबाह कर रही है केंद्र सरकार। उनकी बकाया राशि न देकर राज्यों में जो बदहाली बढ़ती जा रही अर्थव्यवस्था की, वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो दिवालिया हो सकते हैं। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। वो स्थिति बनती जा रही है। तो केंद्र सरकार की के पास चूंकि कोई दृष्टि नहीं है, कोई समझ नहीं अर्थव्यवस्था की, इस तरह से संकट से जूझने का कोई रास्ता उसके पास नहीं है, इसलिए लगातार अनुमान भी नीचे की तरफ फिसलते जा रहे हैं। और ये बहुत ख़तरनाक संकेत है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि आगे अगर अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो जाहिर है कि और भी बुरे दिन भारत को देखने पड़ सकते हैं, भारतीय जनता को देखने पड़ सकते हैं। रोज़गार नहीं होंगे, कामकाज नहीं होगा, भुखमरी होगी, अपराधों की फहरिस्त बढ़ती जाएगी। तो ये ख़तरनाक संकेत है। अगली खबर लेते हैं। उन्नाव बलात्कार कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि कम से कम 1 IAS और 3 IPS अफसरों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में एकदम शुरू में FIR दर्ज नहीं की थी। बता दें कि उन्नाव में 2017 के जून में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार CBI ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो उन्नाव की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अदित सिंह
पुलिस सुपरिटेंडेंट पुष्पांजलि देवी और नेहा पांडे के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। इसके अलावा एडिशनल एसपी अष्टभुजा प्रसाद सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। सीबीआई के एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बलात्कार पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर एफआईआर नहीं दर्ज करने के आधार पर हमने 4 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। हमने ये चिट्ठी अगस्त में ही दे दी थी, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सीबीआई ने फरवरी में राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उस समय इन अफसरों के नाम उजागर नहीं किए गए थे। राज्य सरकार ने कहा कि उनके नाम बताए जाए। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने इन अफसरों के नाम लेकर फिर चिट्ठी लिखी। याद दिला दें कि 4 जून 2017 को 17 साल की बलात्कार पीड़िता और उसके रिश्तेदारों ने उन्नाव के बांगरमऊ के 4 बार के विधायक सेंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उसे दर्ज नहीं किया गया था। लड़की के दर्ज करने की शिकायत की थी, नहीं की गई थी। और लड़की के पिता ने ये मुद्दा उठाया तो उन्हें एक झूठे मामले में फंसा दिया गया। 5 दिन बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। अगले दिन पुलिस हिरासत में उसके पिता की मौत हो गई। सेंगर के खिलाफ 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। बाद में कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सेंगर को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था। मामले में कुल 11 अभियुक्तों में से कुलदीप सेंगर व 6 अन्य को दोषी ठहराया गया था। दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उन्नाव पीड़िता के पिता की अप्रैल 2018 में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। तो दरअसल मामला यह है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, इसके बावजूद कि सीबीआई उनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही है कि ये अफसर हैं जिन्होंने सेंगर के खिलाफ शिकायत आने पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी, एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। और ये मामला पिछले 6 महीने से चल रहा है। यानी पहली बार फरवरी में सीबीआई ने राज्य सरकार को कहा था, उसने बहाने बनाए कि नाम बताइए, जबकि नाम स्पष्ट थे कि यही अधिकारी हैं, उसको भी पता था, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। नाम मांगे, नाम भी दे दिए गए, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार उस चिट्ठी पर, उस रिक्वेस्ट पर, उसके निर्देश पर बैठी हुई है और इन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो इससे साफ संदेश आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए, विधायकों और मंत्रियों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। अब उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे जो अपने ही खिलाफ लगे ढेर सारे मामलों को हटवा देता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और ये अधिकार उसके पास है। तो जब वो अपने मामले में ये करेगा तो अपने दूसरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों या नेताओं के मामले में भी ये कर सकता है, और यही वो कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए कानून और व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से चरमरा गई है, तबाह हो गई है। और आलम यह है कि अब वहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज है, जंगल राज। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि फिलहाल इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है। अब ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा कि क्या राज्य इंदिरा साहनी वाला जो मामला था उसके फैसले के तहत लगाई गई 50% आरक्षण की सीमा को पार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी साफ किया है कि इस आदेश का असर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के दाखिलों पर नहीं होगा, जो पहले ही हो चुके हैं। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस LN राव के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि इस फैसले से अब तक इस कोटे का लाभ ले चुके लोगों के स्टेटस पर कोई असर नहीं होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय के सामने अपने तर्कों की शुरुआत की थी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट ने स्वयं कहा था कि 20 वर्षों की अवधि के बाद समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि 30 साल पहले हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश राज्यों ने पहले ही 50% की सीमा का उल्लंघन कर दिया है और इसलिए तत्काल आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। वहीं
कपिल सिब्बल ने कहा कि 50% अब लक्ष्मण रेखा नहीं रह गई है। छत्तीसगढ़ में 82% आरक्षण है, मिजोरम, नागालैंड और अन्य में 80% है। जनसांख्यिकी बदल गई है, कई राज्यों में कोई विकास नहीं हुआ है और पिछड़े वर्गों की आबादी में वृद्धि हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के नेतृत्व में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग एक्ट को मंजूरी दी गई थी। इस कानून के तहत मराठा समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हुए ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला लिया गया था। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी तब ये फैसला लिया गया था। अब वह मुकुल रोहतगी जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो केंद्र सरकार में बीजेपी है, उसी की भाषा अब बदल गई है। उसका समर्थन बीजेपी ने किया था। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि 50% की जो सीमा है उस पर विचार किया जाना चाहिए और ये जो इंदिरा साहनी वाले मामले में ये फैसला आया था, यानी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और जो मंडल कमीशन की बात भी उठा रहे हैं, तो आरक्षण के मामले में दोहरा रवैया बीजेपी का रहा है, केंद्र सरकार का रहा है। वो आगे पीछे होती रही, वो चाहती है कि किसी तरह से आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। और अब ये चूँकि मुख्य न्यायाधीश के पास गया है ये मामला, तो अब देखें क्या होता है। आशंका यही है कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया भी पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बदला है, हो सकता है कि आरक्षण व्यवस्था पर कोई कुठाराघात वो कर दे। बहुत सारे राज्यों में ये जो 50% की सीमा है लांघ दी गई है, लांघनी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ये दावा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। हिंसक आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन बहुत उग्र रूप से हुआ था, उसके बाद ये फैसला लिया गया था। तो ये आरक्षण की गुत्थी है जो बहुत समझदारी से सुलझाने की ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत है आरक्षण की उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस करने की जो साजिशें केंद्र सरकार और बीजेपी कर रही है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। और अंत में अब कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी। भारत में एक दिन में आए 90,000 मामले, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 43,74,000 के पार चला गया है। ऑक्सफोर्ड के ट्रायल में एक व्यक्ति बीमार हो गया, जिसके बाद वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है। एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन बना रहा है उसके लिहाज से। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,76,00,000 के पार चला गया है। तो मित्रों, आज की ये थी बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूँ बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।